नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है उनका, रंगमंच, टेलीविजन, आकाशवाणी, सिनेमा से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा नाम है रंगमंच का, टेलीविजन का, जैसा कि अभी मैंने कहा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्री कमल रासन जी का। बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। कमल साहब आपका। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। काजल जी। नमस्कार नमस्कार। अ, बहुत बहुत सब स्वागत आपका। सबसे सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म के काबिल मुझे समझा, मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का, अपने दोस्तों से, साथियों से, सबके साथ रूबरू होने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि आप सवालात की बौछार करें, मैं शुरुआत में उन पुण्य आत्माओं का उनके सामने उनको नमन करना चाहता हूं जो इस कोविड के दौर में अभी भी हमसे बिछड़ गए हैं। बहुत ही गुणी लोग, जैसे अभी रिसेंटली रहबर साहब, अवतार कृष्ण रहबर हमसे बिछड़ गए। हृदय कौल भारती साहब, जो एक ऐसे लीजेंड जो खला पूरा कभी नहीं हो सकता। और मेरे बहुत ही अजीज मित्र, मेरे साथी शादीलाल कौल, एक बहुत अच्छे कलाकार, मजे हुए कलाकार, एक ऐसा खला पैदा कर गए, ये वैक्यूम शायद ही भरा जाए। बिल्कुल तो, सही कह रहे हैं। तो इन आत्माओं को नमस्कार। तो उसके बाद अब आप अपने सवाल शुरू कर सकती हैं। हमारी भी श्रद्धांजलि इन सभी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को। तो राजेश कौल सर हमारे साथ जुड़े हैं। सो प्रिविलेज टू सी हिम हियर। राजेश सर, बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। और कुसुमधर जी हमारे राजेश साथ। राजेश जी नमस्कार। कुसुमधर जी, थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। और मैं, जैसे कि हमारा अक्सर यही सवाल होता है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यंग परफॉर्मर्स को हमारी जो शख्सियतें हैं उनकी जर्नी के बारे में पता चला। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि कला का साधन, कला का जो रास्ता देखने में लगता है कि बहुत ग्लोरियस है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत छुपी हुई है, ये आसान रास्ता नहीं है। तो मैं चाहूंगी आपकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, वो आप हमसे साझा करें। देखिए काजल जी, जर्नी की बात तो इतनी ज्यादा लंबी जर्नी तो नहीं है। आज आपके सेशन में 12 बजे प्राण जी बैठे हुए थे। जी। तो जी। प्राण जी, ओशन, बहुत पूरा समुद्र। जी बिल्कुल। तो आपने जितना भी प्राण जी को जितना भी एक्सप्लोर करें, उसके लिए तो महीने चाहिए। बिल्कुल इतना समय बिल्कुल चाहिए, इतना समय सही। चाहिए। आज के सेशन में प्राण जी की एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस का एक छोटा सा अंश था, एक छोटा गिलास का पानी था एक समुद्र में से। और मैं तो कतरा भी नहीं हूं, मैं तो उस ओशन का कतरा भी नहीं हूं। कहा। और आपके इस प्लेटफॉर्म पे मेरे गुरु लोग बैठे हुए थे, मेरे गुरु लोगों का सेशन हुआ। जैसे हमारे अशोक जेलखानी साहब मेरे गुरु, राजेश कौल साहब जिनसे सीखा मेरे गुरु, और मेरे कई मित्र बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, वो सब ये सेशन करके उन्होंने ये सेशन किया है। और फिर तो मेरे गुरुओं के भी गुरु प्राण जी। सच में, अब सच में। अब अब उसके बाद मेरी जर्नी तो बहुत ही मामूली हो जाती है, बहुत ही मामूली बन जाती है। फिर भी मेरा इंक्लिनेशन तो बचपन से डेफिनेटली टुवर्ड्स द परफॉर्मिंग आर्ट रहा। उसमें सिनेमा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था ही था, उस एज में तो रहता ही है। उस आई एम टॉकिंग ऑफ 70s में मैं मेरी शुरुआत जो असली थिएटर में आई हुई थी, जब मैंने पहली बार थिएटर की बिल्डिंग में, किसी थिएटर के कमरे में अपना कदम रखा, वो था 1976। और जिस तरह बाकी लोग थे, उन्होंने भी आपको बताया कि इन्फ्लुएंस जो था, इन्फ्लुएंस हमेशा अपनी इसकी अपने एरिया का, अपनी प्रॉक्सिमिटी का,
वही रहा है इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस में देख देख के, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है नहीं कि हम कहीं से पास आउट हुए, कहीं से पढ़ा, हमने थिएटर पढ़ा या हमने कोई आर्ट के बारे में पढ़ा, ऐसे कन्वेंशनल घर में भी ऐसा कोई माहौल नहीं था। हालांकि आई रिमेम्बर मेरे फादर, अब थिएटर में जब रिहर्स होती थी तो 12 भी बज जाते थे रात को, और फिर डंडे कितने खाने पड़ते थे। वो फिर अपनी 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 वाइफ को, मेरी मदर को कहता था, रखो उधर ही किचन में कपड़े के में लपेट के इसका खाना रखो, खा जाएगा, खाएगा खुद ही, पता नहीं कहाँ उधर उधर होता है। मतलब फिर भी उसके बाद वो सब झेला हमने, लेकिन कभी ये पीछे नहीं हटे। लेकिन बाद में उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, ऐसा नहीं है कि बाद में, पहले पहले वो माइंड सेट ही उस जमाने का वैसा था, एक्सपोजर नहीं था। तो मोहल्ले की बात करूं तो जहां मैं रहता था, मैं कश्मीर में रहता था, उसको चंदापोरा कहते हैं। चंदापोरा इज नियरिंग हब्बा कदल। हब्बा कदल शायद शायद आप गए हो कभी। डाउनटाउन का इलाका है, ओल्ड सिटी का इलाका है, जिसे शहर खास के नाम से अब जाना जाता है। तो बिल्कुल, मेरी मासी वहां रहती थी, मेरी मासी का घर था वहां पे। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो वहां पे मेरी विसिनिटी में मेरे हमसाए जो थे, हमसाए मेरे मेरे रहते थे मिस्टर प्यारेलाल हंडू साहब, जो दूरदर्शन में ये डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो, और मोनोलॉग की दुनिया का एक जबरदस्त नाम। प्यारेलाल हंडू वो साथ में रहे। उनके उनके भाई थे भारत जी, भारत दिलबर। उनका एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, थिएटर ग्रुप था नवरत्न नटसार। तो एक हिसाब से मानिए मोहल्ले का थिएटर था। भारत हमारे मोहल्ले के आदमी थे, तो हम छोटे थे, तो हमें वो कहता था तुम लोग आ जाओ, तुम्हें थिएटर सिखाता हूँ, एक्टिंग सिखाता हूँ, तुम लोग आ जाओ। अब कई लोग हमारे मोहल्ले के भी बहुत सारे, जितने भी यंगस्टर्स उस जमाने में थे, सारे इन्फ्लुएंस थे, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस थे टुवर्ड्स फिल्म एंड टुवर्ड्स म्यूजिक। एक हमारे मित्र हुआ करते थे, अब जिस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर विनोद पंडिता। म्यूजिक में इतना ज्ञान उन्होंने, हालांकि उन्होंने बाद में सीखा, वो एमबीबीएस करने के साथ साथ म्यूजिक की भी तालीम लेते रहे, और पंडित जगन्नाथ शिवपुरी जी से उन्होंने वो तालीम ली, जो ये प्रेम संगीत निकेतन हुआ करता था कराला खड़ में। तो वो भी मतलब उसको मोहल्ले में जितने भी लड़के थे, अलग अलग दिशाओं का असर उन पे रहा। तो मुझ में वो ही एक्टिंग का ज्यादा था, एक्टिंग का असर था कि फिल्मों में जिस तरह एक सपना सा बन जाता था कि कभी मैं भी अपने आप को कहीं स्क्रीन पे देखूं, लेकिन स्क्रीन तक पहुंचने का माध्यम थिएटर ही होता था। लेकिन उस वक्त हमें ये बिल्कुल पता नहीं था कि थिएटर सीरियस थिएटर या इस तरह, वो कोई अंदाजा भी नहीं था। खैर, नवरत्न नटसार थिएटर के साथ 1976 में मैं जुड़ गया। पहले साल तो उन्होंने कोई रोल नहीं दिया, तो सिर्फ वो चाय पीते थे, जूठे बर्तन मंजवाते थे। तो वो चाय वाय का सिलसिला वो सबके साथ ऐसा ही है, वो सिलसिला चलता रहा। फिर 1977 की बात है, तो एकेडमी फेस्टिवल होता है, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस J&K गवर्नमेंट। तो वो हर साल फेस्टिवल्स करते हैं, ड्रामा फेस्टिवल्स। तो 1977 का फेस्टिवल था, तो उनका प्ले एक था जमाना करके, तो उसमें मुझे रोल मिला। तो वहां से पहली बार शुरुआत हुई और मैंने समझा जाना कि स्टेज क्या होता है। टैगोर हॉल में हुआ, टैगोर हॉल, तब तक शायद ही मैं कभी टैगोर हॉल गया, शायद एक बार गया था। मेरे कॉलेज के एक मित्र थे मिस्टर संतोष टिक्कू, वो थिएटर चलाते थे। उन्होंने कहीं, उनका कोई प्ले था, तो हम ऐसे ही स्टूडेंट्स उसके दोस्त वगैरह वो देखने के लिए गए थे। उस दिन वो वक्त था जब पहली बार मैंने टैगोर हॉल देखा था। ऐसा तो कुछ पता नहीं था, इस चीज का कोई पता नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई इल्म नहीं था। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जो होता है वो बनाया तो नहीं जाता, वो शायद
ऊपर वाले की ही तख्लीक होती है, उसी ने उसको पैदा किया होता है, कोई स्पार्क डाली होती है। अब उस स्पार्क को थोड़ी हवा देने की जरूरत होती है और उसके लिए बहाने होते हैं। जी। अब नवरत्न नरसार का प्ले एक बहाना बन गया। मैं उस थिएटर में रहा 1-2-3 साल। उसके बाद 78 का ही फेस्टिवल था, वहां पे उन्होंने एक प्ले किया था डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ रक्त कमल। जी। रक्त कमल का जो लीड कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर जो है उसका नाम भी कमल ही है जी। और मेरा नाम भी कमल ही था। उन्होंने ये कैरेक्टर मुझे करने के लिए दे दिया और ब्रोशर भी छपाया, कमल एज कमल इन रक्त कमल। खैर वो प्ले फेस्टिवल में थोड़ा ठीक रहा, तो मुझे उसके लिए अवार्ड मिला। तो एक उस अवार्ड ने उस चिंगारी को और ज्यादा हवा दी। वो जो स्पार्क थी उसको हवा दी, तो मोटिव बन गया कि नहीं, आई शुड स्टिक इन दिस फील्ड एंड आई शुड प्रोसीड फर्दर। तो सिलसिला ऐसे ही चला। उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल में कुछ और प्लेस थे, आंधी और घर करके एक प्ले था, और भी सम अब याद नहीं आ रहे। उसके बाद 1980 अय्याज अली साहब लिख रहे हैं कि दुलारी भाई वाज योर बेस्ट। वो तो अब उस पे मैं आ रहा हूँ। दैट वाज इन 1981। असली रिकॉग्निशन जो थी वो 1981 में मेरी। 1981 में इसी फेस्टिवल, कल्चरल एकेडमी के फेस्टिवल में दुलारी बाई करके प्ले था मणि मधुकर का। वो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने कुछ 4-5 रोल उसमें किए थे। तो पहली बार वो एडेप्टेड टाइप ऑफ लैंग्वेज मैंने यूज की थी। वहां पे वो बेसिकली एक कैरेक्टर है, शायद आपने पढ़ा भी होगा वो प्ले मणि मधुकर का दुलारी बाई। तो उसमें एक है गंगाराम जाट। तो जाट वाली भाषा को मैंने अडेप्ट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया लोगों ने बहुत अच्छा। तो उस प्ले में दुलारी बाई ने एक रिकॉग्निशन दी और दूरदर्शन के प्रोड्यूसर्स जितने भी आते थे वो सारे ऑलमोस्ट प्लेस देखने के लिए आते ही थे। तो जयकिशन जोशी साहब हमारे बहुत ही जबरदस्त पूजनीय फिल्म मेकर रहे हैं दूरदर्शन के। तो उन्होंने मुझे दुलारी बाई से स्पॉट किया, तो उन्होंने एक सीरियल ऑफर किया। अब क्या है के टाइटल से एक सीरियल हुआ करता था, शुरू करना था उन्होंने। लेकिन मैं वो सीरियल में जो उन्होंने कैरेक्टर मुझे दिया था वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट में। तो मुझे श्रीनगर से जम्मू आना पड़ा दरबार मुंह के सिलसिले में। लेकिन बाद में जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद एक आध से 2-3 एपिसोड मैंने उसके किए। अब क्या है में, लेकिन that was just sidelined कैरेक्टर्स, इतना जिनका इम्पैक्ट नहीं बना। वो आए कैरेक्टर्स और गए कैरेक्टर। फिर उसके बाद 1982 की बात है असली। 1982 में एक और द्रोणाचार्य प्ले फेस्टिवल में हमने किया। और कहने की बात यह भी है कि 81 में अगर माने तो हमारे वो शादीलाल जी जिसकी मैं बात कर रहा था, उनका लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा जो सबसे चर्चित प्ले रहा है, तो उसकी भी शुरुआत उसी साल हुई थी। दैट वाज द फर्स्ट शो। उसी फेस्टिवल में वो प्ले भी था और हमारा दुलारी बाई था। और ये जब अवार्ड्स डिक्लेयर हुए, दुलारी बाई वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड दिस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा द सेकंड बेस्ट प्ले, जिनको बाद में जम्मू में जिनका शो हुआ। और लकली मैं तो दोनों के साथ जुड़ा ही था और शादीलाल भी दोनों के साथ जुड़ा था। इन दुलारी बाई, शादीलाल वाज आल्सो डूइंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स। दैट्स परहैप्स हिज ओनली वन एंड ओनली हिंदुस्तानी प्ले। बात नहीं तो वो नॉर्मली ज्यादा कश्मीरी प्लेस के साथ ही जुड़ा रहा। तो खैर 82 की बात मैं कर रहा हूं। 82 में एक और द्रोणाचार्य जब प्ले हुआ तो अशोक जेलखानी साहब ने वो प्ले देखा।
तो अशोक जेलखानी साहब ने उनको एक सीरियल करना था हरुद करके इन 83 की, फिर 83 आ गया था, 83 में उनको सीरियल हरुद करके करना था, एक नया सीरियल। तो उन्होंने मुझे उसका लीड रोल ऑफर किया। तो हरुद सीरियल जब बना, जब वो टेलीकास्ट हुआ, पहले उसके मुसीबत ये थी कि उन दिनों जब हरुद सीरियल मैंने, अशोक जी ने मेरे को ऑफर किया, तो मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे उन दिनों, तो मैंने पूरा टिंट करवाया था। अब टिंट करवाने के बाद इतने इतने छोटे छोटे बाल आए थे, जब अशोक जी ने मेरे को बुलाया, बोला ये क्या किया तूने यार, तेरा सिर तो यार, तू तो हीरो है, रोमांटिक हीरो, ये कैसे होगा। अ, ये अमीन शाकिर साहब बहुत ही मैं क्या कहूँ, द ओनली स्क्रीन प्ले राइटर जिनका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर था स्क्रीन प्ले राइटिंग में, वो उसके राइटर थे। तो वो भी डिसएग्री हो गए अशोक जी से, नहीं यार, इस आप तो कह रहे हो इनके तो बाल ही नहीं। तो अशोक जी ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या करना है, जस्ट बी कंटेंटेड। तो वो कंटेंटेड, तो खैर अब अशोक जी, मैं कह रहा हूं विजन, अशोक जी का विजन, फिल्म मेकिंग में एक डायरेक्टर का विजन कैसा होना चाहिए। तो खैर वो सीरियल मुझे मिला, पहले 2 3 4 एपिसोड से मैंने कैप पहनी हुई थी। तो जब तक मेरे थोड़े बाल बाल आने वापस शुरू हो गए, तो वो सीरियल मैडम जी इतना पॉपुलर रहा कि एक टाइम वो ना एयर मार्क्ड रहता था पब्लिक में, ये इस टाइम पे ये सीरियल आना है, इस टाइम पे सीरियल देखने के लिए पहुंचना ही, घर पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे गांव में हो, शहर में हो, गांव में टेलीविजन सेट ज्यादा नहीं होते थे, 83 84 की बात, उन दिनों कहाँ होते थे इतने ज्यादा टेलीविजन, मोहल्ले में एक आध टेलीविजन सेट होता था, तो पूरा मोहल्ला वहां पे जमा हो जाता था। इसी तरह विलेज में वो पंचायत घर में कुछ टेलीविजन दिए होते थे, तो वो बाहर निकाल के उन्होंने पब्लिक में रख के पूरा गांव जमा हो जाता था, हर देखता था। मैं उसकी पॉपुलैरिटी की बात ऐसी कहूं कि हर्द का सीरियल तो डेवलप जैसे जैसे हुआ, तो एंड क्लाइमेक्स में ये जो मेरा कैरेक्टर कासिम है, कासिम था उसमें, तो कासिम की डेथ होती है। जब कासिम वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, दैट वाज द एंड एपिसोड, और उसका ब्यूरियल होता है, कासिम का ब्यूरियल हो जाता है, तो फिर वो सीरियल, वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तो उसके बाद कोई विद इन हाफ एन आवर मेरे कुछ रिलेटिव्स वो मेरे घर आते हैं कि क्या ये ठीक है। ऐसा रियलिस्टिक इन्फ्लुएंस था सच में। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट डे लाल चौक, जो शहर श्रीनगर का मेन सेंटर है, वहां पे मैं चल रहा था, तो आई वॉज स्पॉटेड बाय सम मुस्लिम लेडीज। वो दैट इन पर्टिकुलर उनका अटायर जो होता है, उन्होंने मुझे पूरा घेर लिया। तो घेरने के बाद अपना दामन उठा उठा कर दुआएं देने लगी कि हमारी कल से हम इतने बेचैन थे कि अब हमारी वो, हमें चैन मिला है कि आपको रूबरू देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। क्या बात है। ये इन्फ्लुएंस था उस सीरियल की पॉपुलैरिटी का। तो उस सीरियल की पॉपुलैरिटी ने एकदम से फिर स्टार बना दिया। फिर जहां भी जाते थे तो लोग तो एकदम से पहचान ही लेते थे, फला 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 फला। तो उससे यू कैन वेल इमेजिन उस वक्त जब आप ये अर्ली मिड-20s में हो, जब आपकी एज मिड-20s की हो, उसके बाद पॉपुलैरिटी साथ में चलती रहे इस तरह, तो दिमाग तो फिर 7वें आसमान पे पहुंच ही जाता है। लेकिन थिएटर के साथ रिश्ता कायम रहा। उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ काम किया। तो अशोक जेलखानी साहब का थिएटर बहुत ही चर्चित थिएटर, वसंत थिएटर, जिन्होंने एक हिंदी प्लेस का पर्टिकुलरली एक ट्रेंड सेट किया था वहां पे, जो उस थिएटर्स के साथ भी काम किया। उनके साथ अशोक एक प्ले किया था संतोला,
मुद्रा राक्षस का, जिसमें जिसमें अशोक जी ने काम किया था इन द प्राइवेट टाइप ऑफ शो। तो उसके बाद जब फेस्टिवल में उन्होंने किया तो फेस्टिवल में वही अशोक जी का कैरेक्टर मैंने, मतलब थिएटर के साथ रिश्ता बराबर जारी रहा। अब तो से 87-88 तक, जब उसके बाद हालात में थोड़ा बिगाड़ शुरू हो गया और फिर 90 का दौर जब आया तो एक ब्लास्ट ही था 90 में। तो फिर जब हमें माइग्रेट करके फिर वहां से निकलना पड़ा कश्मीर से और हम जम्मू आ गए, और जम्मू में फिर थिएटर से दूरी हो गई क्योंकि हम फिर वो क्लोजली नहीं कर पाए थिएटर, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, स्ट्रगल थी बहुत ज्यादा, लाइफ स्ट्रगल थी, जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। तो थिएटर के साथ इतना टाइम हम थिएटर को नहीं दे सके। लेकिन वो जो प्रीति होती है ना, जो किसी चीज की चाहत होती है, वो चाहत तो कभी खत्म नहीं हुई। तो जब भी कभी जब भी किसी का प्ले या फेस्टिवल जब भी, तो वहां पे पहुंचना एक लक्ष्य बन जाता था कि तो पहुंचना ही पहुंचना है। मेरे मित्र श्री ये अशोक जाफरानी साहब बहुत ही मजे हुए आर्टिस्ट हैं, तो उनका और मेरा मोटिव ही रहता था कि नहीं पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन उसके बाद भी हमने 90 के बाद भी एक थिएटर ग्रुप यहाँ पे शुरू किया जिसका नाम भूरंग रखा गया, भूरंग थिएटर जिसमें श्री मखालाल सराफ जिसके प्रेसिडेंट अभी भी हैं, तो उसके साथ शादीलाल भी थे, बंसी मट्टू जी अब वो स्वर्ग सिधार गए, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, वो भी उसके साथ जुड़े थे। और हमारे महाराज कैप्टन हैं वो उसके साथ जुड़े हैं, और उस थिएटर के वहां पे अपना वो जो थिएटर का नशा जो है वहां पे वो पूरा हो जाता था। कौल सर लिखते हैं कि योर कैरेक्टर ऑफ नदीम वाज मेमोरेबल इन अपने अजनबी। अब हरुद के बाद इमीडिएटली कुछ एक मजेदार कहानी मैं आपको बताऊं, ये कि जब हरुद सीरियल मैंने किया था मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था दूरदर्शन में, ऑडिशन नहीं हुआ था, और अशोक जेलखानी साहब ने वो अपने डायरेक्टर साहब से कोई स्पेशल परमिशन लिया था कि अनऑडिशनड आर्टिस्ट को इस सीरियल में ले ले। और साथ में ये भी मुझे याद है कि उन्होंने उन दिनों फी होती थी 50 रुपए, 50 रुपीज होती थी न्यू एंट्रेंट की फी। लेकिन अशोक जेलखानी साहब ने वहां पे अप्रूव करवाया कि सिंस वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इनका काम ज्यादा है, तो लेट अस स्टार्ट विद 75 रुपीज। तो 75 रुपीज मुझे उसका बेसिक फी मिलता था, लेकिन उसका वो कहते हैं वो उसका क्या था कि ये आउटडोर शूटिंग का कुछ 50% समथिंग कुछ मिलता था। तो हर उस सीरियल में आई यूज टू गेट 112 रुपए 50 पैसे एक एपिसोड का। हरुद के बाद बहुत ज्यादा, अब पैसा इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पैसा वाज अब ये पैसा एक मेमोरी बन जाती है ना लाइफ में, देन आई यूज्ड टू गेट 112 रुपीज एंड 50 पैसा पर एपिसोड। ये भी एक मैंने बहुत देर तक उसके वो ऑफर शीट संभाल के रखे थे जिनमें लिखा हुआ था 112 रुपीज एंड 50 पैसा। उसके बाद राजेश कौल साहब, मेरी फिर बहुत ही दिल्ली ख्वाहिश थी कि राजेश कौल साहब उन दिनों उनका एक सीरियल चला था उजाले की दहलीज, बहुत ही पॉपुलर सीरियल था, और राजेश कौल साहब के साथ काम करने का बहुत ही मन भी था, बहुत चाहत थी, जो अपने अजनबी में मेरी पूरी हो गई। अपने अजनबी में राजेश कौल साहब ने एक नदीम करके एक कैरेक्टर मुझे ऑफर किया। नदीम वाज say a bureaucratic type of a character but with a positive shade, जो एक ऐसी लड़की को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है
जो कहीं समाज की सताई हुई, डिवोर्स से सताई हुई या किसी बाकी चीजों से सताई हुई लड़की, और अल्टीमेटली ऐसा कॉन्फिडेंस उसमें इन्फ्यूज करता है कि वो फिर दुनिया का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार। आफाक अहमद का लिखा हुआ सीरियल था, राजेश कौल साहब की डायरेक्शन थी, क्या बात है। और जो ये हारुद की पॉपुलैरिटी थी उसको परिपक्व किया अपने अजनबी ने, उस नदीम क्या के कैरेक्टर ने। क्या बात, और क्या बात। और फिर ये वहां पे आई रिमेंबर राजेश कौल साहब, दूरदर्शन में उनका इंट्यूशन, वो जो लड़की उसमें थी, नई लड़की थी, कोई थिएटर का बैकग्राउंड नहीं था, कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं था, नविंदर कौर करके थी, एक रा लड़की। आई रिमेंबर राजेश साहब जब उनको डायरेक्ट करते थे, उनको समझाते थे, वो उनको कहते थे तुमने डायलॉग बोलना है, पहले पहले स्टैग्नेंट लुक रखना एक पॉइंट पे, फिर अंदर से 4 गिनना, 1 2 3 4 अंदर से गिनना, उसके बाद टर्न योर आई बॉल्स, ओनली आई बॉल्स टर्न करके इस फोकल पॉइंट पे देखना, वहां पे 2 गिनना, 1 2, उसके बाद तुम अपनी लाइन बोलना। इस तरह से मैथमेटिकली ही यूज्ड टू टीच। अब ऐसे टीचर कहां मिलेंगे आजकल आपको? मैथमेटिकल टीचर, स्टिल आई रिमेंबर कि वो किस तरह वो सिखाते कैसे थे ये। और उसके बाद ऑलमोस्ट दूरदर्शन में सबके साथ काम किया मैंने, जितने भी गणमान्य प्रोड्यूसर्स थे, बहुत ही। लेकिन प्रोड्यूसर्स का तो आपस में भी जबरदस्त कंपटीशन रहता था उन दिनों, वो जमाना ही था कंपटीशन का। अगर आर्टिस्टों में अगर कहीं एक आध डायलॉग की लाइन कट हो जाती या वो कहीं स्किप हो जाती तो लगता था जैसे लॉस्ट एवरीथिंग, और एक बहुत जबरदस्त ट्रॉमा हो जाता था। इसी तरह दूरदर्शन के प्रोड्यूसर्स में भी एक जबरदस्त कंपटीशन रहता था आपस में। उस कंपटीशन में उस रेस में सभी लगे रहते थे। तो लेकिन आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि उस रेस का हिस्सा में सबके साथ बना, चाहे वो अपने राजेश जी तो थे ही, अपने अशोक जी तो थे ही शुरुआती, उसके बाद ये अपने मीर मुश्ताक साहब, उनके साथ अच्छा काम किया मैंने, बहुत अच्छा काम किया। जाहिद मंजूर साहब के साथ तो 90 के बाद भी बहुत काम किया मैंने। 90 के बाद भी जब वो प्राइवेट प्रोडक्शंस का दौर हुआ तो दाई साहब तो नौकरी से उन्होंने वो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ली थी, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करते थे, उनके साथ बहुत काम किया और बहुत ही मजेदार काम किया। उनका भी स्टाइल कुछ डिफरेंट, आपने तो किया उनके साथ काम, उनका स्टाइल भी कुछ डिफरेंट है। वो एक जमाना था जब उन्हें वो ना क्रिटिक्स लोग, कोई उसको मनमोहन देसाई उन्हें कहता था, तो कोई उन्हें प्रकाश मेहरा के नाम से बुलाते थे। वॉज ए शोमैन टाइप ऑफ डायरेक्टर। शबीर मुजाहिद साहब के साथ काम किया और खुर्शीद मसूदी साहब के साथ काम किया, जितने भी उस टाइम के बंसी कौल साहब के साथ काम किया, जितने भी उस टाइम के प्रोड्यूसर्स थे, ऑलमोस्ट सबके साथ मैंने काम किया और सब ने मोहब्बत के साथ ही काम दिया, काम करवाया। और नेचुरली हर एक प्रोड्यूसर के साथ, हर एक डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर मैं कहूंगा, प्रोड्यूसर तो खैर एक डेजिग्नेशन हुआ करती थी डिपार्टमेंटल, हर डायरेक्टर के साथ कुछ न कुछ सीखने का मौका तो मिला ही है। क्योंकि ये जो संजय राजदान जी लिखते हैं, माइग्रेशन यू हैव, आफ्टर माइग्रेशन यू हैव एक्टेड इन गुलगुलशन गुलफाम विद सिनेविस्टा। नहीं, वो शुरुआत तो उसकी बिफोर माइग्रेशन ही हुई थी। वो शुरुआत हुई थी 89 में। 89 में जब सिनेविस्टा कम्युनिकेशंस वहां पे आए थे कश्मीर में, तो उन्होंने शूट किया था वहां पे। लेकिन जब फिर वो मिलिटेंसी थोड़ी फ्लेयर अप हो गई तो उन्हें वहां से निकलना पड़ा। फिर वो बॉम्बे आके उन्होंने बाकी पोर्शन शूट किया। फिर मैं तब तक माइग्रेशन हो चुकी थी,
तो फिर मैं उसके बाद बॉम्बे चला गया, जो उन्होंने बुलाया बॉम्बे, तो बॉम्बे में मैंने उनके साथ जितना भी थोड़ा, खैर मेरा इतना ज्यादा उसमें एक्सपोजर वाला काम नहीं था। हाँ, सेरेनिस्टा के साथ अगर काम मैंने किया तो दैट वाज इन 95। 95 में प्रांजी के ही लिखे हुए सीरियल थे। एक थे, एक था साये देवदार के, और दूसरा उनकी एक फिल्म थी, कोई 2.5 घंटे की फिल्म, उन दिनों दूरदर्शन ने शुरू की थी, वो लेट नाइट मूवीज वो दिखाते थे, तो उसमें उन्होंने मुझे काम दिया था, तो वो किया था हमने वहां। चैल है एक जगह, सोलन में, हिमाचल, वहां पे शूट हुआ था। एंड आई रिमेम्बर प्रांजी, एक सेट लगा हुआ था, वो पहाड़ी पे लगा हुआ था सेट, तो पहाड़ चढ़ना था, वहां पे ऊपर पहुंचना था। तो खैर मैं खरामा खरामा चल रहा हूँ ऊपर सेट पे पहुंचने के लिए, प्रांजी तो 1 सेकंड में ऐसे दौड़ के ऊपर चले गए, ऊपर से चला रहे थे, और कमल, आई एम 70+ ओल्ड और तुम खरामा खरामा चल रहे हो, कमान बैक अप डन। तो खैर मरता क्या न करता, मुझे भी दौड़ लगानी पड़ी तो पहुंचना। इतना वलवला था ब्रांची में, जो आज भी सामने। आज तुमने बोला कि 95 इयर्स ओल्ड एंड 95 इयर्स 95 ओल्ड, इतनी एनर्जी। उन दिनों तो 70 की ही बात थी, तो 70 में क्या एनर्जी रही होगी उनकी। खैर वो काम, फिर सनविस्ता के साथ वहां पे थोड़ा एक्सपोजर हुआ कि बॉम्बे वाले एक्टर्स के साथ काम किया। वो शाहबाज खान साहब थे, वीरेंद्र आजाद साहब थे, और वो क्या नाम है उनका, 2-4 और भी थे आर्टिस्ट जो बॉम्बे के बहुत अच्छे मजे हुए एक्टर्स थे। और वो जो था पतझड़ करके जो सीरियल, ये जो फिल्म मैंने उनके साथ की, वो बहुत बढ़िया रही, उसका अच्छा एक्नॉलेजमेंट रहा। लेकिन मसला यही रहा कि हम ये अपने इस माइग्रेशन की वजह से एनगल्फ रहे सर्वाइवल के स्ट्रगल में ही हम इसको 100% प्रोफेशनल नहीं ले पाए, इसको प्रोफेशन नहीं बना पाए। गवर्नमेंट का जॉब था, सरकारी जॉब था, तो सरकारी जॉब में वो कहते हैं ना कि इंसान को 2 कश्तियों पे कभी सवार नहीं होना चाहिए, तो वो डूबने का डर रहता है। तो वही हमारे साथ रहा, स्पेशली न इधर के रहे न उधर के रहे। नौकरी में जब ऑफिस जाते थे, तो जब वो फाइलों का अंबार यूं लगा रहता था, तो उन्हें देखना पड़ता था, तो ये अदाकारी तो एकदम से भूल जाती थी। फाइलें बंद की, बाहर से निकले तो अदाकारी का बुखार वापस आ जाता था। और अब ये लाइफ कुछ ऐसी, हमारा जमाना कुछ ऐसा ही था, एक रिस्क रहता था। जानना चाहूंगी कि जैसे थिएटर से आप थिएटर से ही आपकी शुरुआत हुई, तो थिएटर एकदम आपकी पर्सनैलिटी को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है, बिल्कुल बदल के रख देता है, आपका बिल्कुल बदल के नजरिया बदल देता है, आपकी सोच बदल देता है। तो आपका क्या अनुभव रहा है? थिएटर तो एग्जैक्टली, क्योंकि हमने थिएटर में जो कुछ भी सीखा वो बाय वॉचिंग ही सीखा। अपने सीनियर्स को देखा, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को देखा। कुछ ऐसे प्लेस थे जो जहां पे जिन कैरेक्टर्स में इन अवर ओन सेंसेस में अपने आप को प्लेस किया, उनमें वहां पे प्लेस करने के बाद अपने आप को, वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के पास एक एडिशनल सेंस होनी चाहिए, ऐसी सेंस कि वो अपने आप को देख पाए, वो अपने आप को देख सके कि हाउ आई एम परफॉर्मिंग, हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम टॉकिंग, मेरा स्टाइल कैसा बन रहा है, मेरा एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है। थिएटर इन सब चीजों के बारे में ज्ञान आपको देता है। थिएटर में जब आप अपने उन मंजे हुए एक्टर्स को, उन मंजे हुए कलाकार को, डायरेक्टर्स को देखते हैं, तो एक, और फिर अपने आप को जब उस सांचे में डालना शुरू कर देते हैं आप, तो एक कॉन्फिडेंस सी गैदर हो जाती है, नहीं यार यहां पे मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। हालांकि सेटिस्फेक्शन कभी मिलती नहीं है और न कभी मिली है, लेकिन फिर भी वो एक हमारे दौर में जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, थिएटर की कोई ट्रेनिंग नहीं, इवन किताबें अवेलेबल नहीं, या हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी थिएटर की ऐसी
किताब है या कहां से ज्ञान मिलना है, ये जो भी था बाय वॉचिंग था, सिर्फ देख के। मैंने अपने सीनियर्स को देखा, उन्होंने भी अपने शायद सीनियर्स को देखा था, और वो एक स्पार्क थी जिसको हवा मिलती रही और ये चिंगारी थोड़ी इसमें थोड़ा अलाव पैदा होने लगा। थिएटर में सबसे पहले अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना, अपने अंगों को इस्तेमाल करना, हाथों को इस्तेमाल करना, अपनी गेट कैसे आप अपना शरीर को कैसे आप करेक्टर में पूरी तरह डाल पाएंगे, अपने ऑडियो को कैसे उस करेक्टर में डाल पाएंगे, अपने एक्सप्रेशंस को कैसे उस करेक्टर में डाल पाएंगे, ये आपको थिएटर ही सिखाता है। थिएटर में और प्लेस भी, मैं कहूं काजल जी, कश्मीर का वो दौर जो था थिएटर के हवाले से बहुत ही रिच दौर था, बहुत ही रिच दौर, जिसमें हर तरह का नाटक जो था उसको खेला गया, और उस हर एक तरह के नाटक पे शोध हुआ। जैसे रियलिस्टिक प्ले तो होता ही था, सिंबॉलिक प्ले भी उनमें भी काम होता था, मैंने भी किया है, रियलिस्टिक में भी किया है, इवन फिजिकल थिएटर तक, फिजिकल थिएटर की शुरुआत जो थी वो भी हमने की। मेरे मित्र बॉम्बे में हैं, लतीफ बिनी अजीज, तो फिल्मों से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया जिसमें मैं, बिनी, अपने मुश्ताक अली साहब, थिएटर का नाम, थिएटर आज भी चल रहा है, मुश्ताक साहब चला रहे हैं वो थिएटर, एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर एक्ट। हमने जुलूस किया बादल सरकार का। जुलूस वाज एजुकेटेड एज द बेस्ट प्रोडक्शन, ओनली फिजिकल थिएटर, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल थिएटर इन कश्मीर। अगर एक हिसाब से हम माने, तब तक फिजिकल थिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो उस फिजिकल थिएटर की वजह से जुलूस के कम से कम 10-15-20 शोज हुए अलग अलग टाइम पे। फिर हमारे बाद हमारे यंगस्टर्स ने भी वो उस पर काम किया। हमने उनको चांस दिया कि तुम लोग आ जाओ, अब तुम लोग परफॉर्म करो, जिसमें हमारे एक मित्र, जो मेरे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उमर इम्तियाज साहब, उन्होंने उसमें काम किया इन अवर यंगर कल्ट जुलूस में। थिएटर एक पूरी दिशा दिखा देता है एक आर्टिस्ट को, एक एक्सरे की तरह है ये, कि पूरा संधिच्छेद करके रख देता है कि आपका बेसिक ट्रेनिंग स्कूल क्या है। फिर टेलीविजन हो या इवन रेडियो तो खैर विजुअल का तो इम्पैक्ट नहीं है, ऑडियो का ही इम्पैक्ट है, लेकिन ऑडियो का इम्पैक्ट जो रेडियो में रहता है उसकी भी लर्निंग आप थिएटर से ही लेते हो। उसकी भी मतलब सिर्फ आपने फिर वो मॉड्यूल्स चेंज करते हैं। थिएटर में आपकी फ्रीक्वेंसी 20 डिग्रीज तक, 20-40 डिग्रीज तक चली जाती है, रेडियो में आपने इस फ्रीक्वेंसी को कम करना है। टेलीविजन आपको ब्रॉडली आपका फेस जो है, आपकी आंखें जो है, इसकी यूटिलाइजेशन सिखाता है। राजेश कौल साहब के साथ जब वो डायरेक्ट करते थे तो उनका मेन ये इन्फ्लुएंस रहता था कि अंडर प्ले करो, और रादर आई विल टेल यू कि अंडर प्ले करना टेलीविजन के लिए मैंने उनसे ही सीखा है। और थिएटर की बात यह है कि जब जुत्ती साहब की बात मैं कह रहा था अभी, जुत्ती साहब जब वो सीरियल कर रहे थे अब क्या है, जिसमें मुझे छोटा सा रोल मिला, इन्फ्लुएंस तो मेरा थिएटर का ही था। जब उसका रिहर्स वहां पे स्टूडियो में हो रहा था, श्रीनगर दूरदर्शन के स्टूडियो में, तो फ्लोर मैनेजर मेरे पास आके उन्होंने अपना हेडफोन मेरे कानों पे रखा, तो आप सुनो साहब कुछ कह रहे हैं। साहब उस टाइम वहां पैनल पे बैठे थे, उसने कहा कमल तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन जरा अपना ऑडियो कम करो यार, स्टेज नहीं है।
ट्रू। लेकिन हमें हमें कहाँ पता था, हमें कहाँ इस चीज का ज्ञान जो था वो बाद में आहिस्ता 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 डेवलप हो गया। और क्योंकि बाई एक्सपीरियंस इन आर्टिस्ट, इट्स आर्ट बाई प्रैक्टिस। आप जितना बिल्कुल। प्रैक्टिस इसको करोगे उतना उतना आप गैदर करोगे नॉलेज। मैं करेक्ट आज ये कहता हूं कि अगर वो नदीम का कैरेक्टर या वो कासिम का कैरेक्टर मुझे ऑफ लेट ऑफर हुआ होता, अगर नदीम वाला कैरेक्टर मुझे आज ऑफर हो जाए तो मैं उसके साथ, मैं उस कैरेक्टर पे कुछ डिफरेंट 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 एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता हूं, जो नॉलेज उस वक्त नहीं थी। ट्रू। उस वक्त जो कुछ हुआ वो मैं तो कहूंगा कि वो गॉड गिवन की कुछ ऐसा था, गॉड गिवन ही जो कुछ हुआ। और हमारी मेहनत थी, हमारे डायरेक्टर्स की मेहनत थी। 7-7 8-8 दिन एक एपिसोड का रिहर्सल होता था, और उस रिहर्सल के बाद तब जाके उसको रिकॉर्ड होना पड़ता था। वो रिकॉर्ड भी क्या, वीटीआर का जमाना था, और वीटीआर में ऑलमोस्ट लाइव होता था सब कुछ। पहले स्टूडियो में अगर कोई अनजान आदमी उस स्टूडियो में जैसे ही अंदर चला जाता था, उसे लगता था कि अलग दुनिया है। कैमरास लगे थे, छोटी छोटी मिनी बसेस के बराबर बराबर वो कैमरास हुआ करते थे। और फिर जब हम एक्ट करते थे तो फिर जब वो फिल्म का शॉट जो हमने 16 ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पे शूट किया होता था एक्सटीरियर, जब वो रन होता था उसके बाद इमीडिएटली हमें ज्वाइन करना होता था इंटीरियर सेट पे। तो वो मानिए कि एकदम से वो जंप इन करके ही जाना पड़ता था। यहाँ से ये शॉट खत्म हो गया, ये एक्सटीरियर शॉट खत्म हो गया ठक, और यहाँ पे इंटीरियर इन एंड डायलॉग स्टार्ट। और उस वीटीआर में तो एडिटिंग का भी स्कोप नहीं था, ऑलमोस्ट लाइव ही था, ऑलमोस्ट लाइव क्या, लाइव ही था, लाइव ही था, एडिटिंग हो सकता है। लाइव ही था। और ऊपर से खौफ इतना कि अगर मेरी वजह से कहीं लास्ट एंड पे अगर 1 घंटे का प्ले है या 30 मिनट्स का एपिसोड है, अगर 29 मिनट पे भी कभी कोई गलती हो जाती थी तो उसको रिपीट करना पड़ता था, राइट फ्रॉम 0, राइट फ्रॉम 1। और उसमें ये कि अगर मेरी कॉन्शियस भी रहता था इंसान, यार कहीं मेरी वजह से ऐसा ना हो जाए, अगर मेरी वजह से हो जाए तो मैं तो एक वो तो कैस्केड हो जाऊंगा, सबकी नजरों में आ जाऊंगा, यार ये तुम्हारी वजह से तो ये हॉवरिंग तो ये भी रहता था दिमाग में, तो ये भी रहता था। इसलिए अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी मेहनत करके जाना पड़ता था, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, एक एक शब्द पे, एक एक मोमेंट पे कितना वो ना उसको कितना अंडरलाइन करना पड़ता था, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी उस जमाने में। इसी तरह थिएटर भी था। अगर रेडियो की बात करें, रेडियो में जब काम करते थे तो ऐसे कलाकार भी थे कि मैंने एक बार ब्रिज किशोरी जी को रेडियो में रिकॉर्डिंग में देखा था। वो कोई था जबरदस्त ग्लूमी, जिसमें रोने धोने का सीन था, कोई स्किन्स की रोने धोने की। जब उनके फेस को देखता हूँ, फेस पे तो एक डेफिनेट स्माइल है। जब वो ऑडियो है, ऑडियो में ऐसा इम्पैक्ट निकल रहा है कि शी इज 100% इन्वॉल्व। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस उन एक्टर्स के पास, उन आर्टिस्ट के पास जिनके साथ हम पले बढ़े, जिनके साथ हमने काम किया। अपनी मेहनत का ये भी था कि जब दूरदर्शन में फी एनहेंसमेंट होती थी, फी एनहेंसमेंट में 25 रुपए का इंक्रीमेंट मिला करता था। 75 से मुझे 100 पे जाना था, तो 100 पे उन्होंने मुझे ले लिया। फिर उसके बाद जब 100 से 125 पे जाना था, उन दिनों निर्मला धर जी मेरे साथ थी, निर्मला धर और मुझे स्पेशली उन्होंने डबल इंक्रीमेंट प्रपोज की और डबल इंक्रीमेंट दे दी, और हम 100 से 150 पे आ गए। तो नेचुरली ये चीजें जब ऐसे ऐसे हैपन हुई तो एक मॉरल बूस्ट हुआ, एक सेटिंग मिली,
और इंसान को ज्यादा मेहनत करने का, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने का एक टॉनिक मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल, ये जो मेहनत और ये जो जज्बा होता है, ये आपको इट कीप्स यू गोइंग। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीज जो है ये इन्फ्यूज होती है इंसान में। ये चाहे आप कितनी कितनी भी हर्डल्स हों, उनको आप पार करके आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने की आप कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमारे साथ ये बैड लक तो ये रहा कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशनल ट्रॉमास रहे, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स रही बहुत ज्यादा, तो हम पूरा डिवोट इस परफॉर्मिंग आर्ट को नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसी स्टेज पे नौकरी भी थी। वहां पे इतना मैं कहूंगा कि मैं अपनी बात करूं, मैं एक हिसाब से एक बुज़दिल ही था, उस हिसाब से कि मैंने सब कुछ छोड़ के इसी माध्यम को अपनाया नहीं 100%। मैं तब भी अमेच्योर ही था, और मुझे लगता है कि आज भी उसी अमेच्योर के दायरे में ही काम हो रहा है, आज भी वही कुछ हो रहा है। लेकिन हालांकि इस दौर में शायद ऊपर वाले की मंशा ऐसी थी कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो दूरदर्शन के थे, उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने शायद उस परफॉर्मेंस का कोई ऐसा स्पार्क ऊपर वाले ने दिया था कि उन्होंने मुझे अपने प्लेस में, अपने सीरियल्स में हर समय काम दिया, अपने साथ बुलाया और अच्छे अच्छे रोल दिए। तो शायद ऊपर वाले की रजा से वो लोगों को पसंद भी आए। लेकिन जब लोग तारीफ करते थे, एक मेरे साथ हमेशा ये रहता था परफॉर्मेंस के बाद कि नहीं यार, ये ठीक नहीं हुआ, इसमें अच्छा होना चाहिए था यार, यहाँ मैं अपसेट हो जाता था। चाहे कोई तारीफ भी करता था, मुझे लगता था कि ये खोखली तारीफ कर रहा है, ये ऐसे वाहवाही कर रहा है, पता नहीं, ये नहीं यार, ये झूठ बोल रहा है मुझे, नहीं सच नहीं बोल रहा है। ये हमेशा मुझ में रहा, और आज भी मेरे साथ, अगर आज भी मैं कहीं परफॉर्म करूं या आज भी मेरे साथ अजीब सा ये सेटबैक रहता है कि परफॉर्म करने के बाद, शॉर्ट होने के बाद उतना डिसपॉइंटेड सा फील करता हूं, नहीं यार मैं शायद नहीं। अब अगर कहीं पे मौका मिलता है तो उनसे कहते हैं यार जरा रिपीट कर दे, वो कह रहे हैं नहीं यार रिपीट नहीं करना है, सब ठीक है यार, ये बढ़िया है बढ़िया है। फिर अंदर से एक टीस रहती है, यार इसने किया ही नहीं है, तो किया ही नहीं, इसको रिपीट होना चाहिए था। ये स्पार्क जो है ये बचपन से ही पैदा हो जाती है भाई। वही मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट बनाया तो नहीं जाता, वो पैदा होता है, और फिर इंस्टीट्यूशंस, एक्सपीरियंस, गुरु, ये सब उसको पॉलिश करते हैं, उसमें चमक लाते हैं, और एक वक्त ऐसा होता है कि वो चमकना शुरू हो जाता है। फिर उसमें आर्टिस्ट का तो यही है ट्रैवल, तो हमारा ट्रैवल तो ऐसा ही रहा, और ये रहा, और ये फॉर्चुनेशन ये रही कि दौर ऐसा था जिस दौर में मंझे से मंझे, बड़े से बड़े पर्सनैलिटीज को हमने देखा, जैसे रेडियो में प्राण जी थे, स्टेज पर जेलखानी साहब थे, ये अपने सराफ थे, शादीलाल कौल हमारे साथ कॉन्टेम्परी थे, अयाश आरिफ साहब, जितने भी ये हमारे ये तो मित्र लोग हैं यार, कि बिनी वो बॉम्बे से जब आते थे तो पहले प्ले तो करना ही करना होता था, पहले सबसे पहले कि चलो जी प्ले करते हैं। आई रिमेम्बर ये दूरदर्शन का 25th ईयर था, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाई जा रही थी, उसमें जुत्सी साहब, जेके जुत्सी, जैक्सन जुत्सी साहब प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे, और पहली बार ही था वो ओबी ब्रॉडकास्ट हुआ था दूरदर्शन का, टैगोर हॉल से लाइव। तो उसमें इट वाज 1984 परहैप्स,
1984 में जुक्ची साहब ने थिएटर परफॉर्मेंस के लिए हमें बुलाया और हमने मैंने लतीफ बिनी साहब के साथ ये अपना एक इम्प्रोवाइजेशन करी थी। इम्प्रोवाइजेशन हम बहुत करते थे, अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन करते थे। एक इम्प्रोवाइजेशन करी थी, टाइटल दिया था बंसी बिरजू। बंसी बिरजू एक कहानी थी दो घड़ेरियों की जो एक गेम खेलते खेलते एक अपने आप को इन्वॉल्व रखने के लिए क्योंकि उनके पास तो वो तो पहाड़ की चोटी पे पूरा दिन उनका बीत जाता था जब वो अपने रेवड़ को चराते थे, और उस रेवड़ को चराने के लिए उनके पास टाइम ही होता था। तो वो एक ऐसी डिवाइस करते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए गेम कि लैंड को वो दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक हिस्सा तुम्हारा एक हिस्सा मेरा। न तुम मेरे हिस्सा में आओगे तो मैं तुम्हारे हिस्से में मैं भी नहीं आऊंगा, आगे तो तुम गेम हार जाओगे। वो उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता था उनका कि अल्टीमेटली वो एक दूसरे को मर्डर नहीं कर देते, इतना क्रेसेंडो पे चला जाता था। ये वाला हमने उस दूरदर्शन के इस लाइव वो भी 25th ये जो इनका ईयर था सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, उस पे किया था और बहुत ही चर्चित था, बहुत ही उसमें बहुत ही तारीफ मिली। वो आई रिमेम्बर डायरेक्टर थे मजहर इमाम साहब। मजहर इमाम साहब उन्होंने मुझे स्टेज से बुलाया और बोला ये तो आपने कहाँ से स्क्रिप्ट ली है? बता हमने इम्प्रोवाइजेशन की। वाज सो एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और इन जैसी वाहवाहियों से एक देखता वो हीमोग्लोबिन में उबाल आना शुरू हो जाता है। कश्मीर की जो आपने बात की कि कितना थिएटर रहा है, आई रिमेम्बर कि वहाँ की रामलीला भी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, इतने ग्रैंड लेवल पे जो टैगोर हॉल में हुआ करती थी। इट वाज तो देखने वाली होती थी, पूरा म्यूजिक रिकॉर्डिंग। कश्मीर में तो बहुत ही जबरदस्त रामलीला होती थी और कॉन्टिन्यूसली शायद 9 दिन चलती थी रामलीला। खैर लेकिन मुझे उसके साथ जुड़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मेरे संगी साथी जितने भी थे वो सारे रामलीला के साथ जुड़े रहते थे। ये अपने वीर जी वीरेंद्र मोहन साहब वो उसके साथ जुड़े रहते थे, और ये रेडियो के कारी जी थे केदारनाथ जी, वो उनके साथ जुड़े रहते थे। रामलीला जब हम देखते थे, हमारे आर्टिस्ट मेरे ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, सुजान सिंह साहब, वो रामलीला के साथ जुड़े रहते थे। और आपके फादर साहब वो तो उसके साथ जुड़े रहते ही थे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सूरी साहब बहुत प्यार देते थे, बहुत ही ज्यादा। he used to praise me like anything, और उनकी ही तारीफें ऐसी रहती थी कि शायद एक वलवला मुझ पे जागृत हो जाता था। आपके फादर हैं, यू मस्ट बी मिसिंग हिम अ लॉट, बट बिलीव मी आई आल्सो मिस हिम अ लॉट, बहुत ज्यादा। क्या करे, रामलीला तो बहुत जबरदस्त रही है। मैं इनका शुक्रिया कहना चाहूंगी। मुनीर लॉन साहब जुड़े हैं, अय्याज शरीफ साहब जुड़े हैं। वो लिखते हैं वन डे ही मेड मी रिहर्स एट वन मेडिकल शॉप एंड वो भी एक किस्सा था। ये अपना वर्ल्ड थिएटर डे के दिन दूरदर्शन में वो रिकॉर्ड करना था, कुछ प्लेस के एक्सर्प्ट्स थे जो रिकॉर्ड करने थे इसमें क्या बोलते हैं इसमें थे वर्ल्ड थिएटर डे के लिए। अब रिहर्स करना था तो दुलारी बाई का हमने एक छोटा सा ये सीन ले लिया, तो आयाश को मैंने पकड़ा, यार चलो ये इसको अब रिहर्स करना था। अब रिहर्स कहाँ करते थे, हमारे पास जगह ही नहीं थी। वहां पे करालखोड़ में मेरे एक मित्र थे, उनकी केमिस्ट की दुकान थी, तो केमिस्ट की दुकान में हम ऐसे ही बैठे, उसको बोला जरा वो निकाल क्या लाइनें हैं जरा देख ले वगैरह। तो लाइनें करते करते ऐसे इन्वॉल्व हो गए, वो केमिस्ट जो जिसकी मेरा फ्रेंड था वो भी परेशान पागल, और कुछ लोग वहां पे जमा भी हो गए, ये पागल लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमें इतनी अंदराज में भी आयाश भागल की तरफ मैं वापस चला गया। वो भी एक इसी तरह
ये जो था बंसी बिरजू, इसकी रिहर्सल हम कर रहे थे इधर फ्लोरिकल्चर गार्डन में। अब फ्लोरिकल्चर स्टेज के लिए करना था, अब ऑडियो की लेवल भी ऊंची थी और ये भी था। दिवाकर अशोक जेलखानी साहब के ब्रदर, वो मेरे साथ को एक्टर थे वहां। अब वो हम उसका रिहर्स कर रहे हैं, तो अचानक हमें एनसर्कल किया जाता है। 2-5 लोग हमें बिल्कुल पकड़े हुए थे टाइटली, और ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग वगैरह, पुलिस के लोग। पुलिस के उन्हें लगा कि शायद पता नहीं है कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं, एंटी सोशल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, ये कुछ इस तरह की कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे, और वो भी गार्डन में। तो अल्टीमेटली हमने उन्हें समझाया कि नहीं, हम ये प्ले हो रहा है, इसके हम रिहर्स कर रहे थे, हमारे पास थिएटर का रूम नहीं था, तो हमने बेटर सोचा कि यहीं करें। फिर किसी को उन्होंने बुलाया, अपने सिपाही को बुलाया, जरा इन्हें देखो, स्मेल देखो, कहीं ये पिए हुए तो नहीं है। तो वो नहीं सर ठीक है, तो अल्टीमेटली उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा वाला की हवा खाली पड़ती जुड़ी रहती हैं। अब ये जिंदगी की एक्सपीरियंसेस है, थिएटर की एक्सपीरियंस, ये वही स्पार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वही स्पार्क है जो स्पार्क जो आपको एक सब करने पे मजबूर कर देती। इसी तरह हमारा जो सफर था, वो इसी तरह का सफर था, स्ट्रगलस ही रहा। लेकिन आज का दौर थोड़ा डिफरेंट है। आज के दौर में अब कुछ इंस्टीट्यूशंस भी पैदा हो गए हैं जो थोड़ा सिखाते हैं, थोड़ा सा उसमें एक एजुकेशन भी इम्पैक्ट कर देते हैं। और आज उस वक्त में आदमी ये नहीं सोच सकता था कि मैं इसको पूरी तरह से प्रोफेशन में इसको अडेप्ट करूं। आज तो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तो आज तो प्रोफेशनल है ही है। लेकिन उन दिनों कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी होता था, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो ये अपना बिजनेस था। दूरदर्शन श्रीनगर या रेडियो श्रीनगर, इसकी शुरुआत तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से ही हुई। वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जितने भी मंजे हुए कलाकार, जिन्होंने बुनियाद कायम की, जिन्होंने इसको एक मकान तक पहुंचाया, वो सारे ऑलमोस्ट 90% तो सरकारी मुलाजिम ही रहे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो कुछ करना पड़ता था। ये वही है ना कि अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं थिएटर करता हूँ या मैं टेलीविजन में काम करता हूँ, वो तो ठीक है, टेलीविजन में काम करते हो, लेकिन असल में करते क्या हो, सर्वाइवल क्या है तुम्हारी, करते क्या हो। इसलिए ऑलमोस्ट उस जमाने में जितने भी थे वो सरकारी मुलाजिम थे या बिजनेसमैन थे या कोई और काम करते थे, उनकी ही वजह से ये इसमें ये एस्टैब्लिश हो गए इंस्टीट्यूशन इन श्रीनगर। तो मैं शुक्रिया चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए राजेश कुल सर आपका। तो नमस्कार। अमरजीत अरोड़ा जी, बहुत शुक्रिया, हमारे हर शो में आते हैं। रियली थैंकफुल टू यू। भारती रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। मोहन शाह को मेरा नमस्कार। सुंदर जी, मुनीर लोन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ लोन साहब नमस्कार। लोन साहब नमस्कार। ये सारे मेरे अपने दिल के करीब वाले लोग हैं। कमल हट्टू साहब, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत युवराज सर, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में, दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं लतीफ बिन्नी इज माई स्टूडेंट फ्रॉम थिएटर वर्कशॉप NSD ऑर्गेनाइज, लिखा है He's my friend, इसलिए मैं भी तो आपका स्टूडेंट बन गया उस रिश्ते से। आप उनके गुरु, आपके वो गुरु है, और वो गुरु भाई वाला रिश्ता हो गया। युवराज सर की जो वाइफ है वो भी हमारी कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। शशि छाबड़ा होती थी, अब शशि युवराज हो गई है। वो तो कमाल की बात कर रही है। शशि छाबड़ा को मेरा नमस्कार, मेरा नमन उनको।
शिवेंद्र संजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्बीर मुजाहिद सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबीर साहब को मेरा आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। नंद किशोर पोपली साहब बहुत शुक्रिया। संजय राजदान साहब बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अशोक भौमिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चुस्सू साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उषा तिक्कू जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत उषा तिक्कू के बारे में, शी वॉज द फैंटेस्टिक एक्ट्रेस, कश्मीर दूरदर्शन स्टेज हैज प्रोड्यूस्ड एवर। इतनी स्विफ्ट, जिसमें सारे क्रेडेंशियल्स ऑफ एन आर्टिस्ट हुआ करते थे। अब तो बहुत देर से वो भी अब अलग है इस परफॉर्मिंग आर्ट से, लेकिन इतनी स्विफ्ट हुआ करती थी डायलॉग डिलीवरीज में, बॉडी मोमेंट्स में। दुलारी बाई में जो जिसकी मैं बात कर रहा था, दुलारी बाई का कैरेक्टर इसी ने किया था, उषा तिक्कू ने किया था। क्या बात। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। यूनुस साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी आपने अपनी जो जर्नी बताई, इसमें ये बात तो बहुत अहम है कि जब तक आपके अंदर एक ज़ील ना हो, आपके अंदर पैशन ना हो, आपके अंदर डेडिकेशन ना हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, थिएटर सिखाया जा रहा है, थिएटर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बिना थिएटर को सीखे, मतलब आपने देख देख के चीजें सीखी हैं। और ये सब छोटे शहरों का यही है कि जहाँ पे एक पैशन आया स्टूडेंट्स में या थिएटर परफॉर्मर्स में, तो चीजें देख के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं अब चलते चलते आपसे ही जानना जी जी मैं यही कह रहा हूं ना कि आजकल सिर्फ एक चीज जिसको मैं स्ट्रेस करके बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट माध्यम में जब तक थिएटर को एजुकेशन के साथ न जोड़ा जाए, अगर उसको एजुकेशन के साथ हम नहीं जोड़ेंगे तो इसका फ्लोरिशिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इसको एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो साइंस का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो थिएटर के माध्यम से थिएटर का इम्पैक्ट उसमें डाल के सिखाया जाए, so that it will be a definite different texture of learning for younger student. थिएटर को एजुकेशन के साथ जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। थिएटर इन एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी। आप जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? यंग परफॉर्मर्स को सबसे पहले मैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन एक ही चीज करता है कि वो जो एक, क्योंकि अगर वो भी किसी ट्रेनिंग स्कूल से नहीं है और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी थिएटर ही एक माध्यम रह जाता है। बाय वॉचिंग उस सेंस को, उस एडिशनल सेंस को आप उजागर कीजिए। जितनी भी आपके पास 5-6 सेंसेस भगवान ने दी हैं, उसके अलावा एक ऐसी सेंस उजागर कीजिए, उसको बनाइए कि आप अपने आप को उन सांचों में डाल के देख सको कि क्या आप उसके काबिल हो कि नहीं। वो जिसको कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उस डिजर्विंग को आप पैदा करो, उस डिजर्विंग को पैदा करो। वो डिजर्विंग तभी पैदा हो जाएगी जब आप अपने सीनियर्स को, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वाले प्लेस को, उनको देखो, अपने आप को उन कैरेक्टर्स में डालो। उन कैरेक्टर्स में डालने के बाद एक उस सेंस के माध्यम से जो आप एडिशनल सेंस, वो डिवोशन से पैदा होती है, वो अपने आप नहीं आती है। उसके लिए एक तपस्या चाहिए, एक तप करना पड़ता है। उस तप को प्राप्त करो, उस तप को, सिद्धि को प्राप्त करो, और वो सिद्धि प्राप्त होगी थिएटर का माध्यम। दरवाजा सिर्फ थिएटर का खुला है। थिएटर में काम करो और अपने सीनियर्स, अपने गुरुओं का आदर करो और उनसे बाय हुक और क्रुक एक्सट्रैक्ट करो नॉलेज।
वो कहते हैं ना, नॉलेज एक्वायर करने के लिए अगर माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना पड़े तो आदमी को हिचकिचाना नहीं चाहिए, पहुंचना चाहिए वहां। इसलिए वो नॉलेज उनसे एक्सट्रैक्ट करो और अपने अंदर इन्फ्यूज करो, तब वो सेंस आप डेवलप करो, देन यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या बात। नॉट ओनली थिएटर, इन एनी ऑफ द फील्ड। वही मैं कहता हूं कि घास भी काटो तो अच्छी काटो, घास काटो अच्छी काटो। बुरी घास काटने वाले को कोई नहीं पूछता, अच्छी घास काटने वाले को सभी वाहवाही करते हैं। इसी तरह थिएटर में है तो मेहनत से ही सब कुछ होता है, और मेहनत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी, खासतौर पे आपका कि आप यहाँ इस मंच पर आए, रूबरू के मंच पर आए, और आपने अपनी जो अपना सफर, इतना एनरिचिंग सफर हमसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ, सबका आभारी हूँ जिन्होंने मेरे इस छोटे से सफर, मेरा सफर ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसको बड़ा सफर नहीं मानता, एक छोटा सा ही ट्रैवलॉग है, एक बहुत ही छोटा सफर है। इस छोटे सफर को सुना और मेरे साथ ये 1 आध घंटा झेला, बहुत ही शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सो इंस्पिरेशनल, आपकी जो जर्नी थी बहुत इंस्पिरेशनल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपने जर्नी को साझा करने के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कल हमारे साथ जुड़ेंगे, कल दोपहर 4 बजे हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे पंजाबी नाटक में एक बहुत बड़ा नाम राइटर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं संगीत नाटक अकादमी चंडीगढ़ के, प्रेसिडेंट हैं, रहे नहीं प्रेसिडेंट हैं वो, और पंजाबी नाटक का तो एक क्या कहूँ उनके लिए, ही इज अ लेजेंड अगर उनको कहा जाए पंजाबी नाटक, ही इज अ राइटर, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज एन एक्टर, ही इज व्हाट नॉट। कल उनसे बात करेंगे, और नाम है उनका केवल धालीवाल जी। कल केवल धालीवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे शाम को 4 बजे, तो रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।